दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है धनवान पिता की निर्धन बेटी। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। श्रीमान वेद प्रकाश का चिराग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक बहुत बड़ा कारोबार था। उन्होंने जीवन में बहुत पापड़ बेले। एक समय था जब वह गांव में रहते थे तो गांव में ही उनके पिताजी खेती करते थे और वेद प्रकाश गाय भैंस चराया करते थे। परंतु जिसकी किस्मत का सितारा बुलंद होता है उसे कोई रोक नहीं सकता और उस पर अगर जीवन संगनी समझदार व सर्वगुण संपन्न मिल जाए तो सोने पर सुहागा वाली कहावत सच हो जाती है। वेद प्रकाश जी ने भी गांव से शहर का सफ़र साइकिल पर तय किया। किराए के महज 2 रुपये बचाने के लिए 40 किलोमीटर का सफ़र वेद प्रकाश साइकिल से तय किया करते थे। उस समय पैसा ही बहुत कम था। 1 रुपया कमाने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च किया जाता था। गांव से शहर आकर वेद प्रकाश ने एक ट्यूबलाइट बनाने वाली कंपनी में नौकरी की। हुनर किसी का मोहताज नहीं होता। जिसमें पैसा और नाम कमाने की भूख होती है वह किसी के रोके रुक नहीं सकता। वेद प्रकाश ने 7 साल कंपनी में नौकरी करने के बाद एक छोटी सी ट्यूबलाइट की फैक्ट्री शुरू की और देखते ही देखते बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया। यह कहना बहुत आसान है परंतु इसमें पल पल की मेहनत लगी हुई थी जिससे केवल वेद प्रकाश ही बयां कर सकते हैं। भाग्य भी साथ देता गया। कंपनी में जब वह नौकरी कर रहा था तो उसका विवाह एक साधारण परिवार की कन्या सुमित्रा से हुआ। प्रभु कृपा से सुमित्रा ने 1 वर्ष बाद ही पुत्र को जन्म दिया। इस तरह से वेद प्रकाश को 3 पुत्र रतन व एक सुपुत्री का सुख प्राप्त हुआ। सुमित्रा ने कंधे से कंधा मिलाकर वेद प्रकाश के हर सुख दुख में उसका साथ दिया और पाई पाई जोड़कर गृहस्थी सवारी। वेद प्रकाश तो केवल कमा कर ला सकते थे, उसे संजो कर रखना और संपत्ति को बढ़ाना तो गृहिणी का काम होता है। स्त्री चाहे तो बड़े घर को खाली कर दे और वह चाहे तो खाली घर को धन से भर दे। सब कुशल मंगल चल रहा था। वेद प्रकाश ने अपने 2 बड़े बेटे की शादी भी अच्छे घरों में कर दी थी। बड़ा बेटा एक कंपनी में मैनेजर के पद पर था। मझले बेटे ने डॉक्टरी की पढ़ाई करके अपना क्लिनिक खोल रखा था। वहीं छोटा बेटा सबसे कुशागर बुद्धि था। वह पढ़ाई में बहुत तेज था। उसे छात्रवृत्ति भी मिलती थी। पिता के सिर पर उसकी पढ़ाई के खर्च का कोई भी बोझ ना था। वह अपनी मेहनत से अपना सुनहरा भविष्य लिख सकता था। उसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बेटी भी अभी पढ़ रही थी। वह तीनों बेटों से छोटी थी। वेद प्रकाश को दूसरी बार माइनर हार्ट अटैक आया था जिससे चिंतित होकर सुमित्रा ने समय रहते बेटी के पीले हाथ करने की बात अपने पति वेद प्रकाश से कही। उन्हें भी अपनी पत्नी का सुझाव सही लगा और अगले दिन से ही बेटी मंजू के लिए सुयोग्य वर तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी सगे संबंधियों और मित्रों से पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने की बात कही। जब तक कोई अच्छा लड़का मंजू के लिए मिले तभी से उन्होंने धन जोड़ना भी शुरू कर दिया। पैसे की घर में कोई कमी नहीं थी, इसलिए मंजू का विवाह बहुत ही धूमधाम से किया जाना था। उसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च होना था क्योंकि शहर के नामी लोग शादी में शामिल होने थे। इसलिए मेहमान नवाजी भी नवाबों वाली होनी थी। धनवान पिता और 3 भाइयों की इकलौती बहन होने के नाते दान दहेज भी अच्छा दिया जाना था। हो भी क्यों ना, पिता ने इतनी धन संपत्ति जो जोड़ रखी थी उसमें बेटी का भी तो कुछ हक बनता है। वेद प्रकाश के एक मित्र ने अपनी रिश्तेदारी में मनोहर लाल के इकलौते पुत्र जो कि पेशे से एक सिविल सर्जन था उससे मंजू का रिश्ता करने की बात सुझाई। सभी जरूरी पूछताछ होने के बाद कुंडली मिलाई गई तो 32 गुण मिले। बेटी के लिए सुयोग्य वर पाकर वेद प्रकाश बहुत खुश थे परंतु विधि को कुछ और ही मंजूर था। 2 महीने बाद ही वेद प्रकाश को तीसरा हार्ट अटैक आया और वे दुनिया छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। सुमित्रा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा परंतु सामने 3 हट्टे कट्टे जवान बेटों और 2 आज्ञाकारी बहुओं को पाकर उसके मन को कुछ तसल्ली मिलती। पिता की मृत्यु से पहले मंजू के विवाह की कुछ जरूरी बातें ही तय हुई थी। मामला अभी आधा अधूरा ही अटका हुआ था। वेद प्रकाश की मृत्यु के 3 महीने बाद मनोहर लाल ने फिर से अपने बेटे के रिश्ते की मंजूरी देते हुए
बात को आगे बढ़ाने के लिए फ़ोन किया तो वेद प्रकाश के बड़े बेटे सूरज ने उनसे कुछ समय मांगते हुए कहा कि घर परिवार में बात करके उन्हें बता दिया जाएगा। रात का भोजन करने के बाद सुमित्रा और उसकी बेटी मंजू अपने कमरे में जाकर लेट गई। पिता की मृत्यु के बाद सुमित्रा का घर में कोई वर्चस्व नहीं बचा था। पहले बहुएं सब्जी भी सुमित्रा से पूछकर बनाया करती थी। अब उन्हीं बहुओं ने सास से बिना पूछे सारा काम करने की आदत बना ली थी। वहीं बेटे भी किसी भी विशेष या छोटे मोटे काम में अपनी मां की राय लेना उचित नहीं समझते थे। बड़े बेटे सूरज ने घर के मुखिया की कमान संभाल ली थी तो वहीं बड़ी बहू स्वयं ही मालकिन बन बैठी। देर रात 11 बजे घर के मेन हॉल में तीनों बेटे और दोनों बहुओं की बैठक जमा थी। आवाज़ सुनकर मंजू व सुमित्रा भी कमरे के दरवाजे के पास खड़ी होकर बातें सुनने की कोशिश करने लगी। बड़े बेटे सूरज ने कहा, देखो भाई पिताजी, यह बड़ा सा मकान व 6 दुकानें और लगभग 50 लाख का बैंक बैलेंस छोड़कर गए हैं। मकान में तो हम तीनों भाई रह ही रहे हैं। पिता की कंपनी के शेयर बेचकर उससे कोई अच्छी सी ज्वाइंट प्रॉपर्टी खरीद लेंगे और रही बात दुकानों की तो वो भी सभी में 2-2 बट जाएंगी। अब बात रही मंजू के विवाह की। पिताजी ने तो 50 लाख का बैंक बैलेंस मंजू के विवाह के लिए ही छोड़ा है, यह हम सब जानते हैं, परंतु वे होते तो बात कुछ और थी। हम इतने बेवकूफ़ नहीं। हमारे हिसाब से 5 लाख मंजू की शादी में लगा देते हैं और बाकी के 45 लाख रुपए तीनों भाइयों बराबर में बांट लेते हैं। तभी मंझला लड़का विपिन बोला, परंतु भैया, पिताजी ने जिस लड़के से मंजू की शादी तय की है उसकी हैसियत के हिसाब से तो 5 लाख रुपए बहुत कम पड़ेंगे। लड़का सिविल सर्जन है। सूरज बोला, तो किसने कहा है कि शादी सिविल सर्जन से ही करनी है? कल उनका फ़ोन आया था, मैं उन्हें कॉल करके मना कर दूंगा। कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देंगे। मेरी नज़र में एक वकील है, उम्र कुछ ज़्यादा नहीं है, परंतु पहली बीवी मर चुकी है, घर बार भी अच्छा है, उससे उसकी शादी कर देंगे। उसे कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। 5 आदमियों के साथ आकर ब्याह ले जाएगा। अपनी मंजू को ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए खर्चा ही होगा। अब मुझे अपने बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। 3 साल बाद मेरी खुद की बेटी विवाह लायक हो जाएगी। बेटे को भी इंजीनियर बनाना है। हाथ में 4 पैसे होने जरूरी हैं। मैं तो अपने हिस्से के पैसे नहीं दे सकता। मंझला लड़का विपिन बोला, ठीक कह रहे हो भैया, मेरा क्लिनिक भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आमदनी ही खत्म हो गई है। मैं सोच रहा था कि किसी मौके की जगह पर क्लिनिक खोल लूँ, परंतु उसके लिए मोटी रकम पगड़ी के तौर पर जमा करानी पड़ती है। मेरा भी यही हाल है। आपकी तो फिर भी नौकरी है, मेरा तो भविष्य ही अनसर्टेन है। फिर बारी थी सबसे छोटे बेटे नकुल की। वह बोला, मैं अपने हिस्से की रकम मंजू के विवाह में लगाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी जो रिश्ता उसके लिए तय करके गए थे उसी घर में उसकी शादी होनी चाहिए, यह पिताजी की अंतिम इच्छा थी। आखिर इकलौती बहन है हमारी, हम उसे किसी विदुर के साथ बांध नहीं सकते। वजीफे से मेरी पढ़ाई चलती रहेगी और उसके बाद अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। मुझे अपनी काबिलियत पर विश्वास है। तभी बीच में टोकते हुए बड़ी बहू बोली, देवर जी, कहना आसान है, सिर पर पिता का साया नहीं। बिना मोटी रिश्वत के कौन देगा सर आपको नौकरी? और फिर अगर आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ी तो कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे? अभी तो आपकी शादी भी करनी बाकी है। बहन के मुंह में पड़कर फैसला लेने से पहले सोच लीजिए। जीवन में सुख या दुख तो किस्मत से मिलता है। कन्या का भाग्य अगर अच्छा हो तो गरीब घर में जाकर भी वह राज करती है, और यदि उसका भाग्य ही खराब हो तो अमीर घर में शादी करके भी दुख के आंसू ही रोती है। आगे आपकी मर्जी, समझाना हमारा काम था। फिर मंझली बहू बोली, हम सब अपनी ही श्यानपत्ती झाड़ते रहेंगे या माँ जी के बारे में भी कुछ सोचेंगे? आप सबको क्या लगता है, क्या वह अपनी बेटी का विवाह एक विदुर इंसान से होने देगी? उनके पास लाखों के गहने हैं, उन्हें बेचकर अपनी बेटी का विवाह करेंगी और किसी को पूछेंगे भी नहीं। हम सबको मिलेगा ठेंगा। तभी बड़ा लड़का सूरज बोला, हाँ, माँ के पास 25-30 लाख रुपए के गहने हैं, परंतु उन पर तो सिर्फ उन्हीं का हक है। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।
चाहे तो माजी सारे गहने मंजू को दे या बहुओं को में बांटे, इसमें तो उन्हीं की मर्जी चलेगी। बड़ी बहू चिढ़ते हुए बोली, पैसों का बंटवारा तो आपने बड़ी आसानी से कर लिया, पर क्या हमारा मन नहीं करता 9 लखा हार और जड़ाऊ कंगन पहनने का? लाखों के गहने माँ तिजोरी में दबाकर बैठी है। हम तो इसी आस में बैठे हैं कि कभी ना कभी तो पहनने को मिलेंगे, और आप लोगों ने तो ऐसे ही पल्ला झाड़ लिया। चलिए हम अपना अधिकार स्वयं ले लेंगे। और दोनों बहुएं हाथ से हाथ मिलाकर हंसने लगी। मंजू को इन बातों में विशेष रुचि नहीं थी, वह पहले ही जाकर सो गई थी। सुमित्रा अपने तीनों बेटों और बहुओं के ऐसे षड्यंत्र को सुनकर बहुत दुखी हुई। पति के रहते उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। कई बार तो मोटी मोटी पैसों की गड़ियां लाकर वेद प्रकाश जी सुमित्रा को थमा देते थे। उसने पैसा जोड़कर यह विशाल घर बनाया। उसने जो पेड़ लगाया उसी की छांव में आज वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। एक ही पेट से जन्मे भाई बहनों के मन में पैसे को लेकर कितना बदलाव आ गया। आखिर बेटी को जन्म देने में भी तो सुमित्रा ने बराबर का कष्ट व पीड़ा सही थी। फिर सारी जायदाद बेटों को की कैसे? बेटी का भी तो उसमें कुछ हक होना चाहिए। क्या पिता के मरने के बाद बेटी इतनी पराई हो गई कि उसके भाई उसका विवाह सुयोग्य वर से भी ना करे, किसी दूजे वर से गले बांध दे? अब इस घर में सुमित्रा की सुनने वाला कोई नहीं था। बहू बेटों पर राज करने के दिन वेद प्रकाश जी की अर्थी के साथ ही लद गए थे। वह दुखी मन से अपनी चारपाई पर जाकर लेट गई, परंतु रात भर सो न सकी। सप्ताह भर बाद मंजली बहू रोते हुए माजी के कमरे में आई। क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? क्या कहूँ माजी, हमारे तो बुरे दिन चल रहे हैं। इनका क्लिनिक पहले ही नहीं चल रहा था और अब एक नई आफत। एक मरीज को दवाई से साइड इफेक्ट हो गया और उसने इन पर केस कर दिया। कोर्ट ने आपके बेटे पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा तो 6 महीने की सजा काटेंगे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी भी तो नहीं रहे, किसके पास जाएं, किसके सामने हाथ फैलाएं? सुमित्रा जी बोली, बहू विपिन से कहो अपने हिस्से के पैसे बैंक से निकलवा ले और जुर्माना भर दे। आखिर जमा राशि ऐसे बुरे वक्त के लिए ही तो जोड़ी जाती है। परंतु माँ जी, जेठ जी को तो आप जानते ही हैं, वह कितने अड़ियल हैं। कह रहे थे कि पिताजी की मृत्यु को 1 बरस तो होने दो, उससे पहले पैसे नहीं निकलवाएंगे। थोड़ा सोचते हुए सुमित्रा बोली, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो बहू कुछ गहने ही हैं, वो तुम ले जाओ और विपिन से कहना कि इन्हें गिरवी रखकर जुर्माने की रकम भर दे। जेल जाने से तो तुम्हारे पिताजी की ही बदनामी होगी। उससे पहले तो मैं मर जाना ही सही समझूंगी। वे कितने नामी इंसान थे और उनके जाने के बाद उनके बच्चों की ऐसी हालत समाज थू थू करेगा। बहू ने बनावटी उदासी का चोला ओढ़कर कहा, नहीं माँ जी, यह गहने तो आपकी जमा पूंजी है, मैं इन्हें नहीं ले सकती। इन पर सिर्फ आपका ही हक है। देखी जाएगी, अगर कहीं से जुगाड़ नहीं हुआ तो काट लेंगे जेल की सजा। हम लोग आपको कुछ और तो सुख दे नहीं पाए, पिताजी के जाने के बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं। मेरा मन नहीं मान रहा। सुमित्रा जी बहू के सामने गहनों की पोटली रखते हुए बोली, बेटी, मैं इन गहनों को तिजोरी में सजा कर क्या करूँगी? जब मेरे दूध से सींचे हुए मेरे लाल जेल की सजा काटेंगे तो मेरी छाती छलनी ना हो जाएगी। तुझे कसम है मेरी, इन गहनों को ले जा और विपिन से कहना कि माँ ने खुशी से दिए हैं। आज नहीं तो कल तुम्हारे ही तो हैं। तुम्हारे बुरे वक्त में काम आ जाएं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कलयुगी बहू गहनों की पोटली उठाकर बड़ी शान से चली गई। एक माँ की ममता को ठगते हुए उसे जरा भी लज्जा नहीं आई। दूसरी तरफ सुमित्रा भी यह बखूबी जानती थी कि यह गहने वापस नहीं आएंगे, परंतु अपनी ममता को न्यौछावर करके वह मातृत्व की मूर्ति स्वयं की ममता को वक्त की अदालत में न्याय दिलाने की कोशिश करती रही। अगले ही दिन सूरज ने मनोहर लाल को फोन करके मंजू के रिश्ते के लिए मना कर दिया।
तथा विदुर वकील को मंजू को देखने के लिए घर बुला लिया गया। जब सुमित्रा जी को यह बात पता चली तब गुस्से पर उनका काबू न रहा और वे बेटों को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी तो घर में कोई मान मर्यादा है ही नहीं। परंतु क्या तुम तीनों भाई यह भी भूल गए कि तुम्हारी बहन को भी मैंने इसी पेट से जन्म दिया है जिससे तुम्हें दिया था। इसका भी पिता की संपत्ति पर उतना ही अधिकार है जितना कि तुम तीनों का। निर्जल सूरज बोला, माँ, घर में कलेश तो करो मत। तुम्हारी किस मर्यादा को पूर्ण करने में विघ्न डाला गया है? अच्छा खाना और पहनने को कपड़ा मिलता तो है तुम्हें, और हम भी तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। अगर हमें अपनी बहन की इतनी चिंता ना होती तो क्या इसके लिए अच्छा वर तलाशते फिरते? किसी गरीब के पल्ले बांध देते। दुज्वर है तो क्या हुआ, वकील है, अच्छी खासी जायदाद है, और तुम पिता की संपत्ति में मंजू के हक की बात कहकर फूट डालने की कोशिश करती रहती हो। तुम और कितने दिन जियोगी? तुम्हारे जाने के बाद तो अपनी बहन का सुख दुख हमने ही देखना है। पिता के गुजरने के बाद जायदाद पर हक बेटों का होता है, यही समाज का नियम है। हमें मत समझाओ, तुम्हें कायदे कानून क्या पता। मंजू के विवाह का निर्णय सबकी सहमति से लिया गया है, सिर्फ आप ही को आपत्ति है। सुमित्रा जी बोली, सहमति किसकी? क्या मंजू से पूछा गया? और क्या उसको जन्म देने वाली माँ से पूछा गया? पिता ही गुजरे हैं, उससे वह अनाथ नहीं हुई है। मैं अभी जिंदा हूँ। निर्जल, शर्म नहीं आती तुझे? क्या तुम्हारे पिताजी होते तो अपनी इकलौती बेटी की शादी ऐसे ही करते? मंजू इज्जतदार पिता की संतान, भला कैसे अपने मुंह से कुछ कहे। वह चुपचाप सब सुनती रही और अपने कमरे में जाकर चादर ओढ़कर रोती हुई कहती है कि मैं ही निर्भाग थी जो पिता के हाथों कन्यादान ना पा सकी। भाइयों का क्या दोष है? सुमित्रा ने गुस्से में आकर बेटों को खूब खरी खोटी सुना तो दी, परंतु रात को चारपाई पर लेटकर सोचने लगी, किसके दम पर मैं इतना अधिकार जताती हूँ? मेरे पास भी तो कुछ नहीं। आवेश में आकर बेटों को संपत्ति से बेदखल भी कर दूंगी तो भी जग हंसाई तो वेद प्रकाश जी की ही होगी। समाज का क्या है? वह तो यही कहेगा कि तीन बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग रोटी पका रही है। सुमित्रा जी का छोटा बेटा नकुल अपने दोनों बड़े भाइयों के सामने कुछ ना बोल पाता, परंतु उसका हृदय बहुत दुखी होता। पिता की मृत्यु के बाद दोनों बड़े भाई तो आदर सत्कार ही भूल बैठे। माँ को किस तरह झिड़कियाँ देते हैं, मानो पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। पैसे के लालच में इस कदर अंधे हो गए कि बहन के आंसू भी नहीं दिखाई देते। वह मन ही मन सोचता, यदि भाइयों के इस कर्तव्य में उसने साथ दिया तो बहन के हृदय को दुखाने का श्राप लगेगा, परंतु वह अकेला करे भी तो क्या। बहुत बड़े क्लेश के बाद सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। छोटा लड़का नकुल सबके सोने के बाद अपनी माँ और बहन के पास गया। वह बोला, माँ, तुम जन्नी हो, इन सब पर तो पैसे के लालच का भूत सवार है। यदि मैं कुछ कहूँ तो मुझे भी डांट कर चुप करा देते हैं। छोटा हूँ ना, पिता के दिए हुए संस्कारों को मिट्टी में नहीं मिला सकता, परंतु मैं इस लायक हूँ कि अपनी माँ और बहन के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सकूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। माँ, कल सुबह अपने और मंजू के लिए कुछ जरूरी सामान का बैग तैयार कर रखना। हम यह घर छोड़कर जा रहे हैं। मैं अपनी बहन को घुट घुट कर मरते हुए नहीं देख सकता और भाइयों का निरादर करूं, इतना मुझ में साहस नहीं। ईश्वर ने चाहा तो सब मिलेगा। सुमित्रा को भी डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था। उसके पास कुछ मामूली गहने और बचे हुए थे। उन्हें समेटकर और 2-4 जोड़ी कपड़े लेकर दोनों माँ बेटी सुबह 4 बजे भोर होने से पहले ही छोटे बेटे नकुल के साथ घर से निकल गई। सूरज और विपिन ने कुछ दिनों तक बेमन से तीनों को ढूंढा, परंतु वास्तव में वे खुश थे। अब तो 1 भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा और साथ में छोटे भाई का हिस्सा भी उन्हें ही मिलेगा। उनकी तो चारों उंगलियां जैसे घी में थी। 4 साल बीत गए, तीनों की कोई खबर नहीं, परंतु सूरज को कंपनी से छटनी के चलते निकाल दिया गया।
उसने कंपनी पर केस ठोक दिया, परंतु कुछ फायदा ना हुआ। यहाँ पर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम होता है, जिसके पास पैसे का जोर है वही जीतता है। इसी दौरान डॉक्टर विपिन के क्लिनिक पर भी हेल्थ डिपार्टमेंट का छापा पड़ा और नकली दवाइयों का जखीरा मिला, जिसके चलते उस पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया और सजा हुई वह अलग। जमानत करवाने में भी काफ़ी पैसा खर्च हुआ। अदालत के चक्कर काटने में रही सही कसर भी निकल गई। दोनों भाइयों की हालत इतनी खस्ता हो गई कि पिता की कोठी को नीलाम करने की नौबत आ गई। गनीमत यह रही कि नकुल ने कोठी की सबसे ऊंची बोली लगाकर पिता की इज्जत को नीलाम होने से बचा लिया। पूरी तरह से बर्बाद हो चुके दोनों भाइयों के पैर छूते हुए नकुल ने कहा, भैया वक्त बदलते देर नहीं लगती। मंजू बैंक में मैनेजर है और माँ को भी संभाल रही है। यहाँ से जाने के बाद हम दोनों भाई बहनों ने खूब मेहनत की, पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब की। मंजू ने बैंक के बी ग्रेड एग्जाम में टॉप किया और वह मैनेजर बन गई। मैं भी निश्चिंत हो गया। मुझे एक अच्छी कंपनी का ऑफर आया और मैं विदेश चला गया। मैं फॉरेन में रहता हूँ। पिछले साल ही मंजू की शादी मनोहर लाल के सिविल सर्जन बेटे के साथ मैंने की है और अब माँ को भी मैं अपने साथ विदेश ले जा रहा हूँ। मैं तो आप लोगों से यूं ही मिलने चला आया था, परंतु ऐसी हालत होगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। दोनों बड़े भाइयों और भाभियों की नज़रें झुकी हुई थी, क्योंकि वक्त ने उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। तो एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।